उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी पार्टी एनडीए के प्रमुख घटक दलों में से एक है, लेकिन अब वो थोड़े खफा-खफा से नजर आ रहे हैं। और नाराजगी भी किससे? तो नाराजगी बीजेपी से। पहले यहां तक कहा जा रहा था, जब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की बात तय हो गई, उनको भेजा भी गया, तो ये कहा जा रहा था कि इनकी पार्टी का विलय जल्दी ही बीजेपी में हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या ये माना जाए कि उनके बेटे जो दीपक प्रकाश हैं, उनको एमएलसी का टिकट नहीं देने के कारण अब वो नाराज हैं और पूरी तरीके से अब उन्होंने ठान लिया कि भाई अब मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ-साफ कह दिया उन्होंने, सार्वजनिक मन से कह दिया कि विलय का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ये तमाम अटकलबाजी है और वैसे भी हमारी विचारधारा तो जेडीयू से मिलती है, बीजेपी के साथ जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं। तो आखिरकार ये जो तमाम संदेश दिए गए, उसके राजनीतिक मायने क्या है? राजनीतिक कौन से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? सब कुछ जानेंगे आज के इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और इस पेशकश में, इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौड़ जी। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सुरजीत जी। तो ये उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से अब बयान दे रहे हैं, पहले कहा जा रहा था कि भाई उनकी पार्टी का विलय हो सकता है बीजेपी में, लेकिन अब उनके तेवर कुछ अलग कहानी बयां कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई अब उपेंद्र कुशवाहा धृतराष्ट्र हो गए, शायद इसलिए वो इस तरीके से बगावत वाले मूड में दिख रहे हैं। तो क्या माना जाए, आखिरकार कौन सा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? जी सुरजीत जी, देखिए अगर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को पूरी तरीके से देखें तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी राजनीति का विस्तार बाहर के अपने कार्यकर्ताओं उनके साथ नहीं किया, परिवार को भी इन्होंने बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का क्रम जारी रखा। और इनकी पार्टी में जो एक बड़ी बड़ी एक पार्टी भी इनकी बहुत स्थिर कहूंगा तो मैं भी ये नहीं मानूंगा और आप भी इस चीज को नहीं मानेंगे कि पार्टी में भी अंदर खाने गतिरोध तो हैं। अगर इनकी पत्नी को छोड़ दें और इनके अलावा जो टोटल जो 4 विधायक हैं, 3 विधायक हैं, उनके अगर हम बात करें तो माधवानंद हो गए, आलोक सिंह हो गए और रामेश्वर महतो जो हो गए, ये जो 3 अलग हैं, ये नीतीश कुमार की पहली जो सरकार बनी थी चुनाव में 2025 के चुनाव में, जब दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया गया था और इन लोगों को साइड ही रखा गया था, तो उस दिन से वो तीनों नेता नाराज नजर आ रहे थे और उनके बयान भी इस तरह के नजर आए थे कि वो पार्टी की आलाकमान और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति से बहुत संतुष्ट नहीं थे। तो देखिए अब उसके बाद पूरा घटनाक्रम जिस तरह से आगे बढ़ा, अगर आगे बढ़ने पे बात करें तो उसके बाद राज्यसभा चुनावों में एक प्रस्ताव अंदर खाने की जो बात है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि इन बातों को पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा और इनके खारिज करते रहे, लेकिन ये बात आई थी कि अगर आप अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर देते हैं तो राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर जो मार्च में था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को नए तरीके से फिर से उनका रिन्यूअल हो सकता है। लेकिन इन्होंने उस समय अपनी चीजों को लिंगर प्रोसेस में रखा, क्योंकि ये जान रहे थे कि अभी बहुत सारी संभावनाएं बनती हुई आगे के लिए नजर आ रही। अब उसी की मैं परिणति कहूंगा, मैं उसी का इसे जो दीपक प्रकाश है, दीपक प्रकाश को जो 8 सीटें, जो 208 का जो इनका योग है, उसमें जो 8 सीटें जो निर्विरोध तरीके से जीती हुई इनकी नजर आ रही हैं, उन सीटों पे इन्हें जगह ही नहीं और ये जगह ना देना कहीं ना कहीं ये बीजेपी को खारिज करना और उसी के अंजाम के तौर पे नजर आ रहा है कि आपने बीजेपी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। ठीक है जी, तो बीजेपी भी आपको साइडलाइन लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि सम्राट चौधरी ने अपने दूसरे टेन्योर में जो अभी पीछे हुआ था, उसमें इन्हें दोबारा से मंत्री बनाया था ताकि ये दोबारा से इस पे कंसिडर करें, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इनको नहीं किया गया है। इनको अगर इनको दूसरे टेन्योर के लिए कैरी नहीं किया है तो अब पूरा का पूरा दारोमदार बीजेपी की मतलब उस मर्जी पे निर्भर करता है कि ये अब कितने समय तक मंत्री पद पे रहेंगे। अब सवाल ये भी उठेंगे कि क्या सम्राट चौधरी इनसे त्यागपत्र मांग लेंगे या ये खुद ही पद छोड़ेंगे। तो इनकी उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है इस समय एक बहुत बड़े दोहराव में अटकी हुई नजर आ रही है। और आपने अभी जो बोला कि इनका एक स्टेटमेंट था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमारी लॉयल्टी तो जेडीयू के साथ है, तो देखिए बीजेपी ने इन्हें साइड लगाना शुरू कर दिया, तो इनको ये नजर आने लगा है, क्योंकि ये पूर्व में समता पार्टी के अपने संस्थापक सदस्य रहे हुए हैं और इन्होंने कहा कि उस समय का आंदोलन हम आज तक कैरी करते हैं, हमारी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा और जेडीयू की विचारधारा एक साथ है।
तो आगे की जो भी हम्म सियासी संभावनाएं नजर आ रही हैं, ये उन सियासी संभावनाओं में अपने आप को और जदयू को एक साथ जोड़ते हुए हम्म नजर आते हैं। अब ये तो रहा इनका हम्म सियासी समीकरण कि भई ये किस तरह से, इनका माइंडसेट किस तरह से चल रहा है। अब देखिए 13 जून को जो है इनकी ये राष्ट्रीय सम्मेलन इनका होने जा रहा है, दिल्ली में जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसमें अब ये हम्म आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे कि आगे अब हम्म इनके स्टेटमेंट जो है इस समय बड़े इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। ये बड़े शिद्दत से कहते हैं कि हम एनडीए का मजबूत हिस्सा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन हम्म इसके साथ साथ जो इनका राष्ट्रीय सम्मेलन जो होने जा रहा है, जो 13 जून को होने जा रहा है, जिसके लिए ये अब आज दिल्ली पहुंचे हैं, उसमें क्या बातें होंगी, क्या मुद्दे होंगे? क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी हम्म के अंदर खाने नाराजगी इनके परिवार के प्रति है। बेटा जो ना हम्म विधान परिषद में था ना जो विधानसभा में था, उसे आपने मंत्री बनवा दिया। बाकी लोग इसी हम्म नाराजगी को दूर करने के लिए, इसी जो नाराजगी है उसे दूर दूर करने के लिए आलोक सिंह को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष अभी हाल के उसमें समय में इन्हें मनोनीत भी करना पड़ा, हम्म ताकि वो गुस्से को हम्म थोड़ा सा हम्म कम किया जाए। तो ये जो इनकी उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति है, इस समय बड़े दोहराव पे है। अगर इनके फैसले बहुत सटीक नजर नहीं आए, तो इनकी पार्टी एक तरह से शून्य पर जाती हुई भी मुझे तो नजर आ रही है कि इनकी जिस तरह की हम्म रणनीतियां हैं, विस्तार इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं दिखाया, विश्वास इन्होंने पार्टी के लोगों में नहीं दिखाया। जब पद देने का हम्म मौका आता है, ये तब पार्टी के लोगों को साइड करके और घर परिवार के लोगों पे ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसे में पार्टी भी हम्म जिस दिन चाहिए, अगर देखिए अगर बीजेपी इस समय चाहेगी अगर इनकी पार्टी को खत्म करना, तो जो 3 लोग हैं, मुझे ऐसा नजर आता है, मुझे सियासी उसमें ऐसा नजर आता है कि इनको तो आगे राज्यसभा राज्यपाल जी जो अगले साल एमएलसी के जो क्या कहते हैं चुनाव है, उनमें भी कई लोगों को मौका दे सकती है, दूसरे लोगों को। और अगर ये अभी भी इस तरह की विचारधारा को रखेंगे कि ठीक है हम सोचेंगे, तो आने वाले समय में दीपक प्रकाश को जो मार्च में है राज्यपाल के वाया रूट से भी वो सदन में ला सकते हैं, तो इनका मंत्री पद भी बना रहेगा, बचा रहेगा, इनकी गरिमा भी हम्म बनी रहेगी, इनकी पार्टी भी बनी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि सियासी समीकरण पटरी से इनके बीजेपी के साथ उतर गए हैं और तभी इनके इतने हार्ड बयान नजर आ रहे हैं। ये जेडीयू की तरफ टिल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, जेडीयू के उस धड़े के साथ टिल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, जेडीयू का वो धड़ा जो कहीं ना कहीं ये भी मानता है कि बीजेपी अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत आने वाले समय में जेडीयू के लिए भी नुकसानदायक है। तो ये एक हम्म थर्ड फ्रंट नहीं बोलेंगे, इधर अंदर का जो फ्रंट था उसको मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं जी। अब देखिए, अब होता ये है कि जब इन्हें राज्यसभा भेजने की बात होती है, उस वक्त तक कोई सहमति नहीं बनी थी इनके नाम को लेकर के और ये तय माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अचानक बीजेपी ने यू टर्न लिया और सबसे बड़ी बात कि इनको सेफ सीट दिया कि वहां पर पहले जीत पक्की हो गई। बाद में पहले ये माना जा रहा था कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की सीट फंस सकती है, लेकिन उनको सेफ सीट दिया कि भाई आपकी जीत पहले हम तय करवा देते हैं, बाकी के लिए हम जोड़ तोड़ कर लेंगे। तो उस वक्त हर चीज इनके फेवर में किया गया और ये कहा जाता है कि उस वक्त ये सौदा भी हुआ कि भाई या तो आप राज्यसभा चले जाएं या अपने बेटे को एमएलसी बना लें, उनको मंत्री बनाए रखें, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के जो 3 विधायक हैं वो जाकर के मुलाकात कर चुके थे, नितिन नवीन से मुलाकात कर चुके थे, नीतीश कुमार की जब सरकार थी तो मुलाकात करके, और ये कयास लगाया जाने लगा था कि भाई इनके जो पार्टी के 3 विधायक हैं ये पार्टी से हट करके जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। काफी मान मनोबल का दौर चला, उपेंद्र कुशवाहा को भी समझाया गया, इन विधायकों को भी समझाया गया कि भैया एनडीए के अंदर के सारे घटक दल हैं, इसलिए आपस में इस तरीके से अदला बदली करना ठीक नहीं है। ये अलग बात है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद जो है वो चिराग पासवान की पार्टी के कई नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा कर चुके थे और वो कहते थे कि भाई कहाँ, भाई घी कहाँ गिरा, दाल में ही तो गिरा, अंदर की ही तो बात है। अगर ऐसा ही कुछ बीजेपी कर देती तो इनके सारे जो तीनों विधायक थे वो जा सकते थे। हालांकि सारा कुछ मैनेज हुआ कि आपस में कड़वाहट ना फैले और उस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये शर्त रखी गई थी इनके सामने कि ठीक है, अगर हम राज्यसभा में आपको भेज रहे हैं तो अपनी पार्टी को बचा लीजिए और किसी विधायक को जो है आप मंत्री पद पे ले आइए, अपने बेटे को कहिए। और जब दोबारा मौका मिला, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने, तब भी यह मौका था उपेंद्र कुशवाहा के पास कि वो अपनी गलती को सुधार लेते, मंत्री के तौर पे किसी विधायक को आगे कर देते, लेकिन उन्होंने एक बार फिर वही गलती की जो पहले कर चुके थे, दीपक प्रकाश को मंत्री फिर से बना दिया। तो अब
ये भी फिर कयास लगाया गया कि दीपक प्रकाश को मंत्री इसलिए बना दिया गया क्योंकि इनकी पार्टी का विलय होना है और बीजेपी इस पे सहमत हो गई है, इसलिए चलिए इनका बेटा भी मंत्री बन गया, ये खुद भी राज्यसभा चले गए। लेकिन अब जैसे जैसे घटनाक्रम बदल रहा है, तो अब जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने जब इनसे कहा कि भैया आप बाकी का प्रोसेस पूरा कीजिए, जो विलय की बात थी वो विलय कीजिए, लेकिन वहां पर फिर ये अड़ गए। तो बीजेपी को लगा कि अच्छा, अगर आप अड़ रहे हैं, हमारे साथ विलय नहीं हो रहा, ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, राजनीतिक विश्लेषक इस तरह की बात कर रहे हैं कि जब सहमति नहीं बनी तो अब बीजेपी ने कहा कि ठीक है, आप अपनी पार्टी को संभालिए, मैं अपनी पार्टी को संभालूंगा, अब आप एक के पास दृष्टि हम क्यों दिखाएं, हम क्यों भाई आपके बेटे को आगे एमएलसी के लिए लेकर के जाएं। अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि भाई जेडीयू के साथ हमारे वैचारिक जो है समानता है, तो अगर ऐसी ही बात थी तो जेडीयू से कह देते कि भाई आप हमारे बेटे को जो है सपोर्ट कीजिए और इनको आगे बढ़ाइए एमएलसी बनाने के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो जिस तरह के बयान उपेंद्र कुशवाहा ने दिए, जिस तरह से अब बीजेपी की तरफ से भी कड़ा संदेश मिल रहा है, तो ऐसा माना जाए कि आने वाले दिनों में इनकी पार्टी जो है, जैसा कि आपने भी कहा, कि कहीं शून्य तक ना पहुंच जाए। केवल एक मंत्री जो स्नेहलता इनकी पत्नी है, वो विधायक जो है वो बनी रहे और बाकी 3 जो है ये दामन छुड़ा के चले जाए और हो सकता है कि इनके पार्टी का सिंबल उम्बल सारा कुछ चला जाए। ऐसा भी कुछ होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये यही यही बीजेपी इस समय प्रस्ताव देती हुई इन्हें नजर भी आ रही होगी। आज ये दिल्ली पहुंचे हैं, तो दिल्ली में इनकी 13 तारीख को बैठक जो होना है, उससे पहले अब ये दिल्ली में ही रहेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू होगा और दोबारा से इनके मंत्री पद को बचाने के लिए अभी कुछ कयास लगाए जाएंगे, दीपक प्रकाश के मंत्री पद को बचाने के लिए। नियमों के तहत ये है व्यवस्था, जो दर्शकों तक भी एक बार शेयर कर दें, कि दीपक प्रकाश के पास अभी भी नवंबर तक का समय रहेगा। ये एक कानूनी एक व्यवस्था है जिसमें थोड़ा सा ग्लिच है कि आप 6 महीने के भीतर या तो विधान परिषद में जाएं या आप विधानसभा में जाएं, और अगर वो सरकार ही, वो मुख्यमंत्री ही जिसके आप मंत्री बने थे, जिसमें अगर वही इस्तीफा दे दे, कैबिनेट दोबारा से बने और दोबारा से नया मंत्री बने, उसमें उसकी कोई व्यवस्था ही संवैधानिक उसमें आई थिंक नहीं लिखी हुई है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। क्या वो कंटिन्यूटी में 6 महीने माने जाएंगे या वो ग्राउंड जीरो से शुरू किया जाएगा और फिर आगे के 6 महीने माने जाएंगे। तो अभी क्योंकि इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इनके पास, क्योंकि अभी ये मार्च में हुए हैं, तो इनके पास नवंबर तक का समय एक बार फिर से मंत्री पद का रहेगा। और ये मंत्री पद का समय रहने तक आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या सम्राट चौधरी ही इनसे इस्तीफा मांग लेते हैं। अगर इस्तीफा मांग लेते हैं तो ये माना जाएगा कि बीजेपी और इनके बीच में, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीच में जो करार था वो कहीं ना कहीं रद्द होता हुआ हो गया है या नजर आएगा। लेकिन अगर उसकी समय सीमा बढ़ाई गई, अगर उन्होंने नहीं मांगा और खुद भी दीपक प्रकाश अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक कयास ऐसा लगाया जाएगा कि भाई हो सकता है अंदर खाने कुछ और सेटलमेंट अभी चल रहा हो और वो समय बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दे रही है कि भाई आप एक बार दोबारा से सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, ताकि ताकि अगर आपको समय, अगर मौका मिले, ये तो देखिए आने वाले समय में जो नितिन नवीन जो अभी अपनी पार्टी छोड़ी है, जिन्होंने बांकीपुर सीट से, तो वहां भी एक उपचुनाव होना है। अगर व्यवस्था बनी, हालांकि वो बीजेपी की पूरी सीट है और बीजेपी इसे किसी और को तो नहीं देगी, लेकिन अगर पार्टी का विलय यहां हो जाता है तो ऐसी भी संभावना है कि ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि दीपक प्रकाश को बीजेपी अपना कैंडिडेट बता के उस सीट से उपचुनाव में वापस ले आए। तो ये अब आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से सरकार और ये इन दोनों के बीच जो अब संवाद स्थापित होगा। बिल्कुल पक्की बात है, ये आज पहुंचे हैं, इनकी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होगी। ये लगातार बोलते हैं कि हम एनडीए का अभिन्न हिस्सा हैं, हम हैं और रहेंगे भी, तो ये अपने आप को अलग होने की बातें भी नहीं कह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक बीच का कोई पेज फंसा हुआ है, जिस पेज की वजह से अभी पूरी कहानी अटकी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा भी इस बात को भली भांति जान रहे हैं कि उनकी पार्टी में उनका जो से था, उनका वर्चस्व जो था, वो कहीं ना कहीं अब डगमगा गया है, क्योंकि उन्होंने बेटे को, जैसा भी हमने टाइटल भी रखा है कि पुत्र में दृष्टा बनते नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल सही बात है कि बेटे के लिए कहीं ना कहीं पार्टी भी अब दांव पे लगती हुई नजर आ रही है, और जो केंद्र में उनकी एक दखल थी, वो भी दखल जो है हल्की पड़ती नजर आ रही है। बीजेपी के साथ उनके संबंध डिप होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जो बयान नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कड़वाहट बढ़ती हुई दिखाई रही है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारी और बीजेपी की विचारधारा
बिल्कुल अलग-अलग है और हमारी और जेडीयू की विचारधारा समान है। तो हम जो सहयोगी है, हमारी जो दोस्ती है, वो जेडीयू के साथ है और बीजेपी की सोच थोड़ी-सी हमसे बिल्कुल अलग है। तो इस तरह के स्टेटमेंट उस दरार को तो बता रहे हैं कि शायद शायद अब पलट के लौटने का मौका भी उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं रह गया है। लेकिन बीजेपी बीजेपी को क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान अभी इनके हटने से होगा नहीं, तो हो सकता है कि बीजेपी थोड़ा और इन्हें समय सोचने विचारने का, अपने पूरी स्ट्रेटेजी पे, अपनी रणनीति पर एक बार दोबारा से मंथन करने का इनको समय दे और वो समय दीपक प्रकाश को अभी मंत्री पद बनाए रखने की स्थिति में रखने की स्थिति में लेते हुए वो समय इनको दिया जाए। लेकिन अगर ये बात आ गई कि इनसे इस्तीफा मांग लिया गया या इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये बात तय है कि इनकी पार्टी जो है अब वो एनडीए में बहुत कमजोर होती हुई नजर आएगी और आने वाले समय में जो हम कयास लगा रहे हैं कि इनकी पार्टी के जो 3 लोग हैं, वो पहले भी बीजेपी से मिल चुके हैं और भले ही ये मना कर रहे हो, उपेंद्र कुशवाहा भले ही मना कर रहे हो, लेकिन पहले बहुत गहनता से ये वाली इसको लेके बात हुई है कि मर्जिंग को लेके बात हुई है। हालांकि मर्जिंग में क्या क्या मांगा गया, क्या क्या चीजें, भाई अब पार्टी का अगर पूरा एक उसमें विलय कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बीजेपी ने कहा और क्या क्या इनकी डिमांड्स थी, उन सब में जहां तालमेल नहीं बना, जिसमें आगे बात नहीं बनी और जिसके चलते ये पूरी बातें अब कही जा रही है कि वो तो हवाई बातें थी और दुनिया की कोई ताकत हमारे पार्टी के अस्तित्व को खत्म करने के लिए मतलब नहीं खड़ा हुआ है। तो इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की हताशा को भी जता रहे हैं और शायद ऐसी हताशा जो शायद अब संवाद के को बहुत खराब कर चुकी है, जो स्थिति अब खराब हो चुकी है। लेकिन समय बहुत बलवान होता है और समय जो है आने वाले सभी घावों को भरने का दम भी रखता है। तो शायद यही समय बीजेपी इस समय उपेंद्र कुशवाहा को देने की कोशिश में, मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हाँ, अब इसमें यहाँ पे एक बात और भी है कि जो उपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं कि भाई मेरी विचारधारा, मेरी पार्टी की विचारधारा जेडीयू से बहुत मिलती है। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अब मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद एक बड़ा वैक्यूम वहाँ पर जेडीयू के अंदर क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने 1-2 बार नीतीश कुमार से नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, जेडीयू में जाने की वो कोशिश करते नज़र भी आए थे। लेकिन क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि भाई नीतीश कुमार तो अब केंद्र की राजनीति करेंगे और अब यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, चाहे ललन सिंह की बात करें, अशोक चौधरी की बात करें, विजय यादव की बात करें, विजेंद्र चौधरी की बात करें या विजय चौधरी की बात, तो ये तमाम लोग जो हैं ये हर तरीके से इस चीज का विरोध करते नजर आए, क्योंकि पहले से इन लोगों ने अपनी जड़ें जमा ली है और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के असहज तो थे तमाम लोग कि भाई ये नहीं आनी चाहिए हमारे पास में, क्योंकि इसके आने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर शक्ति संतुलन जो है संगठन के अंदर में वो थोड़ा सा बिगड़े। और यही वजह है कि एक सिरे से नकार दिया गया कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई जगह नहीं है पार्टी में। तो अब क्यों ऐसा वो बयान दे रहे हैं? क्या फिर से वो नजदीकी बढ़ाना चाह रहे हैं? अब दूसरी तरफ ये भी देखा जाएगा कि जेडीयू को इससे क्या फायदा है। तो जेडीयू को एक फायदा हो सकता है कि अगर 4 विधायक वहां पे चले गए, जुड़ गए, तो ये बीजेपी से जो है बिल्कुल कहते हैं कि बराबरी पे आ जाएगी जेडीयू। तो एक तरीके से इनका संख्या बल बढ़ने का फायदा जेडीयू को मिलेगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ देखें तो बीजेपी को इनके रहने या नहीं रहने से कोई फायदा या नुकसान ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब एक और विकल्प की बात कर सकते हैं हम लोग, या तो जैसा कि आपने कहा कि बांकीपुर से अगर ये बीजेपी में विलय कर लेते तो बांकीपुर से ये चुनाव लड़ सकते हैं। अब दूसरी संभावना ये है कि भाई जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा अपने पुत्र मोह में जो है वो धृतराष्ट्र बन गए हैं, क्या स्नेहलता इनकी माँ जो है, ये विधायक हैं, क्या अपने बेटे के मंत्री पद को बचाने के लिए, इनको सदस्य बनाने के लिए वो इस्तीफा दे देंगी अपनी सीट से, क्योंकि बहुत सुरक्षित सीट से जीत करके आई हैं, और अपनी जगह पे अपने बेटे को जो कैंडिडेट बना देंगी, उपेंद्र कुशवाहा बना देंगे कैंडिडेट, तो वो जीत करके आ जाएंगे। तो फिर इनकी जो है, हाँ ये जरूर होगा कि जो संख्या बल है वो भी नहीं बदलेगा, 4 के 4 विधायक रहेंगे और भले ही एमएलसी ना बन पाए हों लेकिन इनकी जो है दावेदारी मजबूत ही रहेगी। तो क्या इस तरह का कोई विकल्प हो सकता है? और क्या ये भी माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा उस वैक्यूम की तलाश में जो जेडीयू में है? और दूसरा, क्या माँ अपने बेटे के लिए कुर्बानी दे देगी? जी सुरजीत जी, देखिए ये हम उपापों की स्थिति जो है ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए लगातार बनी। आपने एक जो नया एक एंगल बताया कि भाई उनकी माँ अगर अपने बेटे के लिए अपनी सीट की कुर्बानी करें,
तो वो विधानसभा में भी बने रह सकते हैं। और अगर वो तो एक तरह से ये भी होगा कि ठीक है, अगर आपने इस लायक अगले आदमी को समझा था कि उन्हें पंचायती राज का मंत्री बनाया गया था, तो लीजिए साहब, ये यहां से अपना है और इनका मंत्री पद बनाए रखिए। उसमें बीजेपी पे एक सवाल खड़ा हो सकता है कि भाई ठीक है, अब आप इंटेंशनली इनको हिट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि भाई ये अपनी पार्टी का इन्होंने विलय नहीं किया, तो ये अब आपने इनको मंत्री पद से भी बाहर कर दिया और सबसे भी बाहर करा। तो ये वाला एक जो कयास है, ये एक बारी को हो सकता है इस तरह की हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जदयू के अंदर अब इनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, क्योंकि देखिए, जदयू में जो पुराने लोग थे, जो पुराने नेता थे, वही कहीं ना कहीं आपस में अभी नेतृत्व उसको लेके उनकी फाइट चल रही है। जदयू अपने आप में दो धड़ों में बटा हुआ होने की लगातार बातें हो रही है। एक दिल्ली धड़ा, एक बिहार धड़ा उसमें होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार धड़े में भी अब यूथ सेंट्रिक जो लोग हैं, जो यूथ है, जो निशांत कुमार को लेके आगे बढ़ने की बातें कहते आ रहे हैं। हालांकि देखिए, आपने जो बात कही, ये भी ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा उन चीजों को नहीं जान रहे। उनका स्टेटमेंट सुनिएगा तो वो ये कहते हैं कि बिहार की राजनीति में, जदयू में निशांत को लाने की सबसे पहली जो आवाज उठी थी, वो मेरी आवाज थी। हमने ही पूर्व में रैलियों में उसमें कहा कि अब जदयू को अगर बचाए रखना है, और जदयू की स्थिति पे इन्होंने ये बोला कि जो इनकी खराब स्थिति है उससे दर्द हमें भी होता है, और निशांत को लाने की पहली बात हमने ही कही थी। तो कहीं ना कहीं स्थिति का आकलन और पूरी पूर्वाभास इनको भी हो रहा है। ये भी सब चीजों का असेस कर रहे हैं कि किस तरह की गोटियां चली जा रही हैं, किस तरह चेस बोर्ड पे कौन सा प्यादा चलने से क्या होगा और कौन सा वजीर चलने से क्या होगा। तो ये पूरा गेम ये भी समझ रहे हैं, और लगातार उसके नियर अबाउट के स्टेटमेंट भी ये रिलीज कर रहे हैं। लेकिन सियासत में केवल शब्दों से नहीं, रणनीतियां आपके पक्ष में बैठेंगी नहीं बैठेंगी वो भी दिखेगा, क्योंकि जदयू के अंदर की राजनीति इस समय मुझे जो नजर आती है वो खुद दो पक्षों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसे बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए खुद नीतीश कुमार को आगे आके फ्रंट पे खड़े होकर दोबारा से लीड करना पड़ रहा है। कोई दूसरा नेता अभी भी आपने नहीं देखा होगा कि इस तरह से मुखर होकर स्टेटमेंट देता हुआ नजर आए कि भाई पार्टी का ये है, वो पार्टी के मुख्यालय में लगातार बैठ रहे हैं, पार्टी के विधायकों को बुला रहे हैं, पार्टी के मंत्रियों को कह रहे हैं कि हमें फीडबैक दीजिए। जो पार्टी की एंटी लॉबिंग जो चल रही है, आनंद मोहन की मैं बात कर रहा हूं, उनके जो स्टेटमेंट्स चल रहे हैं उसको लेकर भी ये लॉबिंग करते हुए आ रहे हैं, बता रहे हैं। तो अभी फ्रंट से यही लीड कर रहे हैं, और अगर अभी भी यही लीड करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा जगह इनकी सेकंड थर्ड लाइन के जो लोग हैं, जो दोनों पक्षों में हैं, वो अपने लिए तलाशेंगे। क्योंकि और पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं चाहेंगे कि जिस जिले में अभी दो गुटों की कार्यकर्ता हैं वो सारे मर्ज हो जाएं। तो वहां जो लोकल स्थानीय स्तर पर है, वहां जो मर्जिंग होगी, वहां का नेता के लिए भी एक चुनौती आ जाएगी, क्योंकि हर स्तर पर एक कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा। जब ऐसे दलों की मर्जिंग होती है, इस तरह का कोई भी एक विलय होता है, तो उन वाली स्थिति में हमेशा जो बड़ा नुकसान होता है वो नीचे से फ्लो से शुरू होता है, क्योंकि हर जगह जो पहले कॉम्पिटिटर था वो आपका पार्टनर बन जाता है, और वहां आपका, जहां आप अपनी पार्टी में 100% एक कैंडिडेट थे, वहां आपके चांस भी 50-50 हो जाते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में जिसका विलय हुआ है उसका कैंडिडेट भी आपके सामने 50% की हिस्सेदारी लेके खड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा नजर तो नहीं आ रहा है। लेकिन इंडिविजुअल बॉडी, अगर ये बीजेपी के साथ नहीं गए, तो ये जदयू में भी अपने आप को विलय तो नहीं करेंगे। ये इंडिविजुअल तौर पे खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े होने की जुगत लगाएंगे, और इस जुगत में अगर ये पास हो गए तो ये अपना वजूद बचा पाएंगे। और अगर इनकी नीतियां, इनकी आगे की जो प्लानिंग है, जिस माइंडसेट के साथ ये अपनी रणनीति को आगे बना रहे हैं कि किस तरह से परिवार का चलेगा, इनकी जो 13 तारीख की जो राष्ट्रीय सम्मेलन होना है, उसमें इनकी पार्टी की एक जो आइडियोलॉजी दोबारा से सामने आएगी, दोबारा से जो नीतियां सामने आएंगी, वो इनके आगे के पार्टी के भविष्य के लिए, अपने सियासी भविष्य के लिए, बेटे के राजनीतिक भविष्य के लिए, ये सारी चीजें उसके बाद जो नीचे निकल के आएंगी, शायद कुछ कॉन्क्रीट उसके बाद सामने आए। लेकिन अभी उपेंद्र कुशवाहा सब चीजों को लिंगर ऑन और कुछ सवालों पे बचते भी नजर आ रहे हैं। ये मुखर बीजेपी को लेके तो हैं, लेकिन कई चीजों पे ये अभी उन सवालों को टालते नजर आ रहे हैं। ये लगातार कह देते हैं कि भाई, अभी जब इनसे लगातार एमएलसी, बेटे के एमएलसी के लिए पूछा गया तो उन्होंने बोला अभी तो भाई 2 दिन है, अभी तो 1 दिन है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी ये होना है। लेकिन आज जब स्टेटमेंट देना होगा उससे पहले ये दिल्ली आ गए, ताकि इनसे अभी कोई सवाल, दिल्ली की मीडिया इतने ज्यादा सवाल इनसे इस परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछेगी, जबकि बिहार में जो है वो कोई भी मीडिया से इसी उसमें सवाल में पूछती।
अब ये बीजेपी के साथ बैठक करेंगे, अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आने वाले दिनों में इनकी बैठकें, इनकी राष्ट्रीय सम्मेलन में अब जो आगे की रणनीतियां बनाएंगे, उसका जो आउटकम आएगा, उसका जो आउटपुट निकल के आएगा, वो इनका कॉन्क्रीट होगा, वो इनकी आगे की 5 साल की जो रणनीति होगी इनकी पार्टी की, कहीं ना कहीं वो एक तरह से उसमें नजर आएगा। क्या दोबारा से ये मंथन होगा इसमें कि भाई जो बीजेपी ऑफर दे रही है उस बीजेपी के ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या इन्हें एक नई स्ट्रेटेजी के साथ दोबारा से ग्राउंड पे आना चाहिए? क्या जदयू के साथ अपने पेंग बढ़ानी चाहिए ताकि भविष्य में कभी भी अगर कुछ हम जैसे सियासत में बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें इधर उधर चलती रहती हैं, बाई चांस हम एक बारी को ये लगाते हैं कि बीजेपी और जदयू के बीच में ही कोई बॉटल नेक आ जाता है, बड़ा गतिरोध हो जाता है और जैसे कि पुराने एक इतिहास रहा है, अगर दोबारा से एक बार सरकार गिरती है तो उस वाली स्थिति में क्या समता पार्टी दोबारा से जदयू के साथ जाके, हो सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी ना जाए, तो उस वाली स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो, तो वो एक तरह से जदयू के साथ उनको जोड़ के ही देखा जाए। तो हो सकता है कि इस तरह की भी रणनीति पे इनकी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सम्मेलन में जो होगा वो बहुत बड़ा इनकी पार्टी के आगे के 5 सालों के इनके भविष्य के लिए, इनकी व्यक्तिगत राजनीति के लिए वो कहीं ना कहीं वो बताएगा कि किस तरह की ये लोग अपना आगे का प्लान कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बात ये कह सकते हैं कि अभी उपेंद्र कुशवाहा के सामने 3 चुनौतियां हैं। वो अपनी छवि बचाएं, अपने बेटे के मंत्री पद को बचाएं या अपनी पार्टी को बचाएं। ये 3 चुनौतियां हैं और उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि इन तीनों चीजों से वो पार पाए, अपनी छवि भी बचा ले, बेटे का मंत्री पद भी बचा ले और पार्टी भी बचा ले। लेकिन ये तीनों मोर्चे पर ये कितना सफल होंगे, ये बड़ी चुनौती है, बड़ी बात है और इसको लेकर के तमाम कयास तो चल ही रहे हैं। अब जिस तरीके से इन्होंने ऐलान कर दिया है कि भैया मैं तो बीजेपी के साथ जाऊंगा नहीं, जेडीयू के साथ कुछ हद तक हो सकती है बातचीत, हालांकि वहां पर ये उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को स्वीकार नहीं कर रहे और जेडीयू इनको स्वीकार नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर के इनका जो अब इनके सामने जो चुनौती है, जो मजबूरी है इनके सामने कि भाई ये खुद की पार्टी को बचाए रखें और एनडीए में बने रहें ताकि इनकी अहमियत खत्म ना हो, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से ना जेडीयू की जरूरत है ना बीजेपी की जरूरत है। ये अभी किसी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, ना गठबंधन में, ना केंद्र से लेकर के राज्य तक में किसी भी गठबंधन की ये मजबूरी अभी नहीं है। तो अब आने वाले दिनों में 13 जून को कौन सा फैसला ये लोग ले पाते हैं, किस तरीके से सहमति बनती है, इनके नेता लोग क्या विचार देते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ उस वक्त शायद तय होता हुआ नजर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।